गुड मॉर्निंग बच्चों। छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 2024 में भूगोल एवं अर्थशास्त्र एवं अन्य विषयों के जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज है उसको हम लोग कर रहे हैं। आज ये अर्थशास्त्र का 6वां पार्ट होगा, जिसमें हम लोग यूनिट 4, जिसका वेटेज है कम से कम 15 से 20 नंबर के प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय आय एवं संबंधित समुच्चय, राष्ट्रीय आय एवं संबंधित समुच्चय यूनिट के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, व्यष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का तात्पर्य है कि जिसके अंतर्गत हम अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं, अर्थात छोटी इकाइयों की आर्थिक समस्या और उसके समाधान का अध्ययन करते हैं। जैसे एक परिवार की आय और एक इकाई और एक छोटा उत्पादक इकाई है, इन सब के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, उसको व्यष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। और समष्टि अर्थशास्त्र, प्रश्न दूसरा है, समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? तो समष्टि अर्थशास्त्र मतलब संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक समस्याओं का अध्ययन एवं समाधान करते हैं। किसके अंतर्गत? समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। अर्थात एक बड़ी इकाई का हम लोग क्या करते हैं, वहाँ की आर्थिक गतिविधियों का, आर्थिक क्रियाओं का, आर्थिक समस्याओं का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसका समाधान खोजते हैं एवं उसके बारे में अनुसंधान करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। जैसे कि एक राष्ट्र की आय राष्ट्रीय आय हो सकती है, एक विश्व की आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक गतिविधियां, या वहाँ के इनकम, आय के स्रोत, वहाँ की आर्थिक समस्याएं, वहाँ का बजट, ऐसे बहुत जब समग्र का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। जैसे कि राष्ट्रीय उत्पादन, विश्व का उत्पादन, विश्व की जनसंख्या, ये सब के संबंध में अगर हम लोग अध्ययन करेंगे तो वो किसके अंतर्गत करेंगे, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करेंगे। तीसरा प्रश्न है, आर्थिक इकाइयाँ क्या है? आर्थिक इकाई क्या है कि जो भी व्यक्ति व्यवस्था में आर्थिक क्रियाएं करते हैं, अर्थ कमाने से संबंधित कार्य करते हैं, चाहे वो किसी न किसी उत्पादन कार्य में लगे हुए हों, या किसी न किसी विनियोग क्रियाओं में लगे हुए हों, या फिर अपने व्यक्तिगत कार्यों में जिससे उनको आर्थिक इनकम या आर्थिक आय उत्पन्न होती है, ऐसे क्रियाओं में लगे हैं, तो ये सभी इकाइयाँ क्या कहा जाते हैं, आर्थिक इकाई कहलाते हैं। इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से उपभोक्ता, जो वस्तु को प्रयोग करने वाले हैं, उपभोक्ता हैं, वो भी आर्थिक इकाई के हैं, क्योंकि उत्पादक है वो उत्पादन कर रहा है, लेकिन उपभोग करने वाला उपभोक्ता भी एक आर्थिक इकाई है। उत्पादक है जो कच्चे माल का प्रयोग करके उपभोक्ताओं की संतुष्टि के लिए वस्तु का उत्पादन कार्य में लगे हैं, तो वो भी एक आर्थिक इकाई है। और उसके बाद विनियोजक या विनियोग करने वाला व्यक्ति, जो अर्थशास्त्र में उत्पादन के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, विनियोग कर रहा है, ताकि उपभोक्ताओं को सही समय पर माल उपलब्ध करा सके और वस्तु का उत्पादन करके उपभोग के लिए तैयार कर सके। तो वो एक उपभोक्ता, एक उत्पादक और ये एक विनियोगकर्ता, ये सभी क्या है, एक आर्थिक इकाई कहलाते हैं। उसके बाद उपभोक्ता वस्तुएं किसे कहते हैं? उपभोक्ता वस्तु का तात्पर्य है कि वे वस्तुएं जो अंतिम उत्पाद होते हैं, जो उपभोक्ताओं की संतुष्टि के लिए जो अंतिम उत्पाद के रूप में बाजार में उपलब्ध होता है, जिसको उपभोक्ता खरीदते हैं एवं अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, उपभोक्ता वस्तुएं कहते हैं। उपभोक्ता वस्तु का वापिस से किसी वस्तु के उत्पादन में प्रयोग नहीं करते, क्योंकि वो उपभोक्ता वस्तु है, मतलब वो माल तैयार होके किसके पास पहुंच चुका है, उपभोक्ता के पास पहुंच चुका है, तो ऐसी वस्तुओं को क्या कहेंगे, उपभोक्ता वस्तु कहेंगे। जैसे कि दूध है, सब्जी है, गेहूँ है, चावल है, और अन्न है, अनाज है, और ब्रेड है
है ना? तो ये सब डायरेक्ट लोग, अब इसको चावल है तो उसको जो उपभोक्ता है वो खाना बनाने के लिए प्रयोग करेंगे। गेहूँ है उसको आटा तैयार करके उसको भी अपना खाने के लिए, उपभोग के लिए प्रयोग करेंगे। तो ये सब वस्तु क्या कहलाती है? उपभोक्ता वस्तुएँ कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पूंजीगत वस्तुओं से क्या तात्पर्य है? पूंजीगत वस्तुएँ वे वस्तुएँ हैं कि जो जिस जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, जो दीर्घावधि की होते हैं, दीर्घकाल के लिए होते हैं और जिसका प्रयोग लंबे समय तक हम करते हैं, और एक इन्वेस्ट के रूप में हम लोग पूंजीगत वस्तुओं को खरीदते हैं, और इसका उत्पादन कार्य में भी हम लोग क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तो यही है लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, जो दीर्घकाल के लिए खरीदते हैं, जिसका मूल्य होता है, और जो अन्य किसी उत्पादन कार्य में प्रयोग करने के लिए हम इन वस्तुओं को खरीदते हैं। तो ऐसी वस्तुओं को क्या कहा जाता है? पूंजीगत वस्तुएं कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मध्यवर्ती वस्तुओं से आप क्या समझते हैं? मध्यवर्ती वस्तुएं किसे कहेंगे? कि वे वस्तुएं जो पुनः विक्रय के लिए हम लोग उसको खरीदते हैं। तो ऐसी वस्तुओं को क्या कहेंगे? मध्यवर्ती वस्तु कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मूल्यह्रास किसे कहते हैं? डेप्रिसिएशन। तो मूल्यह्रास किसे कहेंगे? कि किसी वस्तु का निरंतर प्रयोग करने से, अगर मान लो हमारे पास कोई वस्तु है, उसका निरंतर प्रयोग करने से उसके मूल्य में जो कमी आती है उसी को क्या कहा जाता है? मूल्यह्रास कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एक मशीनरी खरीदी, जब खरीदते समय उसका मूल्य 25,000 था, लेकिन 10 वर्षों तक लगातार उसका प्रयोग करते रहे। 10 वर्षों के बाद उसका जो मूल्य है वो केवल 1,000 रुपये रह गया है, मतलब 24,000 रुपये मूल्य का उसमें ह्रास हो गया है। तो उसी को क्या कहेंगे? कि मूल्य में गिरावट या कमी होना को क्या कहा जाता है? मूल्यह्रास कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय आय क्या है? तो राष्ट्रीय आय किसे कहेंगे? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। तो एक देश की सीमा के अंदर, एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत जितने भी एक वर्ष में उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय किसे कहेंगे? एक देश की, मान लो हमारा देश भारत है, तो भारत की घरेलू सीमा के अंतर्गत जितने भी, चाहे व्यक्तिगत आय हो, एक व्यक्तियों की आय हो, या फिर यहाँ पे रहने वाले जितने भी व्यक्तियों की आय, इसके साथ यहाँ पे उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का, एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य है, उसी को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय कहा जाता है। और इसमें राष्ट्रीय आय कहा जाता है। प्रति व्यक्ति आय किसे कहेंगे? प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? तो प्रति व्यक्ति आय कैसे कहेंगे? कि एक देश की जो घरेलू सीमा है उसमें रहने वाले हर एक व्यक्ति, एक व्यक्ति है, वो किसी न किसी कार्य में लगा हुआ है, और वो प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी आर्थिक क्रियाओं में लगे हुए हैं, और उसके फलस्वरूप उनके द्वारा, उन व्यक्तियों के द्वारा जो आय अर्जित की जाती है, उसी को क्या कहा जाता है? व्यक्तिगत आय कहा जाता है। मतलब व्यक्तियों की आय मिलकर ही क्या बनता है? राष्ट्रीय आय। मतलब राष्ट्रीय आय में व्यक्तिगत आय शामिल होती है, लेकिन व्यक्तिगत आय में राष्ट्रीय आय शामिल नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय आय एवं निजी आय। राष्ट्रीय आय एवं निजी आय में अंतर क्या है? तो राष्ट्रीय आय में केवल भुगतान शामिल किए जाते हैं, और निजी आय में आय व हस्तांतरण दोनों भुगतान शामिल किए जाते हैं।
राष्ट्रीय आय में केवल भुगतान शामिल किए जाते हैं और निजी आय में आय हस्तांतरण व भुगतान दोनों शामिल किए जाते हैं। राष्ट्रीय आय में केवल भुगतान को शामिल किया जाता है और निजी आय में दोनों भुगतान हस्तांतरण और भुगतान दोनों शामिल किए जाते हैं। निजी व सार्वजनिक दोनों क्षेत्र की कृत्रिम आय होती है। निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की कृत्रिम आय होती है और निजी आय में केवल निजी क्षेत्र की आय को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। केवल निजी क्षेत्र की आय को शामिल किया जाता है। निजी क्षेत्र में राष्ट्रीय आय में निजी व सार्वजनिक जो दोनों क्षेत्र की आय को शामिल किया जाता है और निजी क्षेत्र की आय में निजी ही क्षेत्र की आय को शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय आय देश के सामान्य निवासियों की आय होती है और निजी आय निजी क्षेत्र के लोगों की आय होती है। निजी आय क्या होती है? निजी क्षेत्र के लोगों की आय होती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय वृद्धि हेतु 5 आवश्यक उपाय लिखिए। भारत में राष्ट्रीय आय वृद्धि हेतु 5 उपाय लिखिए। तो सबसे पहले हमारी राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्राकृतिक, यहाँ पे जो प्राकृतिक संसाधन है उसका क्या करना होगा? उचित उपयोग करना होगा। प्राकृतिक संसाधनों का क्या करना होगा? उचित उपयोग करना होगा। उसके बाद क्या है? जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। क्या करना होगा? जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण रखना होगा। प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण और तीसरा है बचतों को प्रोत्साहन। हमारे जितने भी लोगों की आर्थिक आय है, आर्थिक आय को पूरा का पूरा व्यय नहीं करना होगा। क्या करना होगा? बचतों को प्रोत्साहन देना होगा। मतलब अधिक से अधिक मात्रा में हमको क्या करना पड़ेगा? बचत करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट है कृषि का आधुनिकीकरण। क्या करना होगा? कृषि का आधुनिकीकरण करना होगा और साहसियों को पर्याप्त सुविधाएं एवं प्रेरणाएं। साहसियों को मतलब कि जो भी व्यक्ति या जो भी व्यवसायी या उद्योगपति जो उद्योग धंधा लगाकर व्यापार चलाकर नए नए अवसर, रोजगार के अवसर उत्पन्न करवाएंगे अर्थव्यवस्था में, तो ऐसी साहसियों को क्या करना होगा? प्रोत्साहन देना होगा। तो इससे क्या होगा? जब कृषि क्षेत्र में विकास होगा, जनसंख्या नियंत्रण होगा, साहसियों को प्रोत्साहन मिलेगा, बहुत से ज़्यादा हमारे देश में उद्योग, व्यापार और व्यवसाय खुलेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे जिससे प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी और प्रति व्यक्ति आय जुड़कर ही और एक देश की आंतरिक सीमा में जितने भी रहने वाले व्यक्तियों की आय एवं इस देश की जो सामूहिक अंतिम उत्पादों का मौद्रिक मूल्य ही राष्ट्रीय आय बनता है। तो इन सब उपायों को अपनाकर हम क्या कर सकते हैं? हमारी जो राष्ट्रीय आय है उसको बढ़ा सकते हैं। किसको बढ़ा सकते हैं? राष्ट्रीय आय को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बंद अर्थव्यवस्था एवं खुली अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है? क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था एवं खुली अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है? तो बंद अर्थव्यवस्था का मतलब है कि एक देश है उसका जो बाउंड्री है किसी अन्य देशों के साथ व्यापार व्यवसाय के लिए क्लोज्ड कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। मतलब किसी अन्य देशों के साथ आयात निर्यात या किसी भी प्रकार का व्यापारिक संबंध पर प्रतिबंध होता है, उसको क्या कहा जाता है? बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। और खुली अर्थव्यवस्था किसको कहेंगे? कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके आर्थिक सीमाएं या उस देश की सीमाएं अन्य देशों के साथ व्यापार करने के लिए क्या रहती है? खुली रहती है। मतलब वो देश आसानी से किसी अन्य देशों के साथ आयात निर्यात या व्यापार की आर्थिक क्रियाएं कर सकते हैं, उसको क्या कहा जाता है? खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। और
अभी वर्तमान स्थिति में ऐसा शायद ही कोई देश होगा जो बंद अर्थव्यवस्था होगा। सभी देश क्या है, खुला अर्थव्यवस्था ही है, क्योंकि सभी जो देश है वो किसी न किसी व्यापार, उत्पाद या अन्य वस्तुओं के लिए दूसरे देशों के ऊपर निर्भर है। तो देखा जाए अभी संपूर्ण जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो खुली ही अर्थव्यवस्था है। अब बंद अर्थव्यवस्था इसीलिए एक काल्पनिक अवधारणा है, क्योंकि अब बंद अर्थव्यवस्था है ही नहीं, तो इसलिए काल्पनिक अर्थव्यवस्था है। और जो खुली अर्थव्यवस्था है वो क्या है, वास्तविक अर्थव्यवस्था है। खुली अर्थव्यवस्था क्या है, वास्तविक अर्थव्यवस्था है। बंद अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण और रोजगार के अवसर बिल्कुल जीरो रहेंगे। पूंजी निर्माण और रोजगार के अवसर शून्य रहेंगे। और खुली अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। इसलिए तो कहा गया है ना, बंद अर्थव्यवस्था एक कल्पना है। आज के समय में बंद अर्थव्यवस्था ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिलता। बंद अर्थव्यवस्था में उपभोग विनियोग दोनों उत्पादन के बराबर होता है। मतलब कोई अर्थव्यवस्था, कोई इकोनॉमी बंद होगी तो वहाँ पे उतना ही उत्पादन करेंगे जितने का उपभोग कर पाएंगे, क्योंकि उनको तो आयात नहीं करना है, निर्यात नहीं करना है, तो अति उत्पादन उनको करना ही नहीं है। इसलिए बंद अर्थव्यवस्था में उपभोग और उत्पादन दोनों बराबर रहते हैं। लेकिन खुली अर्थव्यवस्था में क्या होगा, हमेशा जो उत्पादन है वो जितना हमारा उपभोग है उससे अधिक होगा, क्योंकि डिमांड है वो बढ़ेगी। और डिमांड बढ़ेगी तो हमारे जो लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी। और हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय दोनों बढ़ेगी, है ना। तो इसीलिए खुली अर्थव्यवस्था में उत्पादन मांग से अधिक ही होता है। मतलब उत्पादन अधिक होगा और विनियोग भी क्या होगा, दोनों अधिक होगा। तो इस प्रकार से ये बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था, इसको याद रखिएगा कि बंद अर्थव्यवस्था आज की दुनिया में है ही नहीं है, वो एक काल्पनिक है। और वास्तविक में कौन सी अर्थव्यवस्था है, खुली अर्थव्यवस्था है। हमारे नेक्स्ट प्रश्न है, लॉन्ग आंसर में एकदम से मस्ट आ सकता है कि हमारे राष्ट्रीय आय को कैसे बढ़ाया जाए। इस प्रश्न को हमने ये बंद और खुली अर्थव्यवस्था के पहले डिस्कस किया था। और इसी में ये प्रश्न आ सकता है, भारत में राष्ट्रीय आय की जो गति है वो बहुत धीमी है, किन्हीं 5 कारणों का वर्णन कीजिए। भारत में राष्ट्रीय आय की जो गति है वो काफ़ी धीमी है, किन्हीं 5 कारणों का वर्णन कीजिए। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आना ही है। तो ऐसे बच्चे जो इकोनॉमिक्स में बहुत ही मतलब जो बिल्कुल ही कमज़ोर है, इनके लिए एक सरल सा प्रश्न होगा कि हमारी जो राष्ट्रीय आय, पहले ही बता चुकी हूँ, राष्ट्रीय आय एक घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम उत्पादक वस्तु एवं लोगों की जो आय है, इनका जो मौद्रिक बल, अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं का जो मौद्रिक मूल्य है, लोगों की आय है, एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत प्रति व्यक्ति आय, अंतिम उत्पादित वस्तु का मूल्य, ये सब मिलकर क्या बनता है, एक राष्ट्रीय आय बनता है। तो राष्ट्रीय आय किस कारण से होती है, ये भी आप इसके पहले प्रश्न में देख चुके हैं। और ये प्रश्न है कि हमारी राष्ट्रीय आय है वो, उसमें गति है वो धीमी है, क्यों है। तो सबसे पहला कारण है कि जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या में वृद्धि होने से हमारी क्या होती है, जनसंख्या वृद्धि होती है, इनकम भी हो रही है, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी हमारी बचत कम होती जाएगी, क्योंकि अधिक जनसंख्या होगी तो उपभोग अधिक होगा, उपभोग अधिक होगा तो हमारी जो बचत है वो कम होने लगेगी। इसी कारण जो जनसंख्या पे नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारा जो बचतों को प्रोत्साहन हो सके, है ना। तो इसीलिए जनसंख्या वृद्धि का संबंध राष्ट्रीय आय को क्या कर देता है, धीमी कर देता है। नेक्स्ट है कृषि पर निर्भरता। हमारी जो राष्ट्रीय आय है वो कम इसलिए है क्योंकि हमारी जो जितनी भी जो जनसंख्या है उसमें 80% लोग कृषि एवं कृषि से संबंधित कार्यों में लगे हुए हैं। तो जिसके कारण बहुत सारी जो कृषि के अंतर्गत है प्रच्छन्न बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, तो रोजगार में लगे हुए दिख रहे हैं, लेकिन वास्तविक में उनको आय है ये नहीं हो रही है। हमको लग रहा है कि वो कृषि कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन बहुत सारे हैं जिनकी कोई प्रति व्यक्ति आय नहीं हो रही है। इसीलिए कृषि भी क्या है, हमारी राष्ट्रीय आय में
वृद्धि को क्या कर देती है, उसकी कमी उसकी गति को क्या कर दे रहा है, धीमी कर देता है। नेक्स्ट है पूंजी की कमी। हमारे देश में पूंजी की कमी है। पूंजी की कमी होने से हमारे देश में क्या नहीं हो पा रहा है, पूंजी की कमी है, जिसके कारण हमारे देश में उद्योग धंधे नहीं लग पा रहे हैं। ज़्यादा मात्रा में उद्योग धंधे नहीं लग पाने के कारण लोगों को उचित समय पे सही रोजगार नहीं मिल पा रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, जिसके कारण राष्ट्रीय आय में क्या हो रही है, कमी हो रही है। जिस देश में पूंजी निवेश अधिक होता है, अधिक व्यापार व्यवसाय बढ़ता है, उद्योग धंधे लगते हैं, तो लोगों को डायरेक्ट उनकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाती है, और प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है तो राष्ट्रीय आय बढ़ ही जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे राष्ट्रीय आय में वृद्धि की गति है वो धीमी होने के कारण तकनीकी पिछड़ापन। हमारे जो देश है वहाँ पे टेक्नोलॉजी है उसमें भी काफ़ी कमी है, जिसके कारण उत्पादन में कमी है, विनियोग, व्यापार, व्यवसाय सभी उसमें पिछड़ रहे हैं। तो जिसके कारण क्या है, हमारे जो राष्ट्रीय आय है वो भी कम हो रहे हैं। नेक्स्ट है आय का असमान वितरण। आय का असमान वितरण होने के कारण भी क्या है, हमारी जो राष्ट्रीय आय है उसमें क्या हो रही है, उसकी गति क्या है, धीमी हो रही है। तो इसको याद रखिएगा, जनसंख्या में वृद्धि, कृषि पर निर्भरता, कृषि में पिछड़ापन, पूंजी की कमी, तकनीकी पिछड़ापन एवं आय का असमान वितरण। आय का असमान वितरण, ये सभी क्या कारण है, हमारी जो राष्ट्रीय आय में राष्ट्रीय आय की गति धीमी होने के कारण है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम लोग लेते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसको मैंने क्लास 11th में और इसी क्लास में कई बार ये शब्द बार बार आया है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, या मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो इसको मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया हुआ है। तो इस प्रश्न में एक बार और हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें पूंजीपति अपने लाभ के लिए, जो उत्पादन का कार्य में अपने लाभ या अपने हित के लिए कार्य करता है, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे कि जिसमें समाज का हित जुड़ा हुआ, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें जो अर्थव्यवस्था में उत्पादन का उद्देश्य लोगों का हित करना, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था कहेंगे जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों अर्थव्यवस्था के लक्षण पाए जाते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो हमारा जो प्रश्न है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में की प्रमुख विशेषता क्या है, तो इसकी पहली विशेषता है स्वतंत्र मांग एवं पूर्ति बल कार्यान्वित। मतलब यहाँ पे जो पूंजीपति है, व्यक्ति है, वो अपने लाभ के लिए कर रहा है, उत्पादन का कार्य में लगा हुआ है, इसलिए जो स्वतंत्र मांग एवं पूर्ति बल से कार्यान्वित है। मतलब वो अपने अनुसार पे वस्तु का उत्पादन करेगा, और उसके जितना उत्पादन करेगा वो लोगों की मांग के ऊपर निर्भर करेगा। मतलब वो अपने मांग और पूर्ति को उसी के अनुरूप ही क्या होता है, चालित होता है। पूंजीवादी लोग जैसे जैसे मांग होगी तो उसी के अनुरूप क्या करेंगे, पूर्ति करेंगे। कभी भी वो अति उत्पादन नहीं करेंगे। अति उत्पादन की स्थिति में अधिकतर मूल्य कम हो जाता है, तो मूल्य वो कम करना नहीं चाहेंगे, अपना हित, अपना लाभ और अपना स्वार्थ देखते हैं। इसी कारण स्वतंत्र मांग एवं पूर्ति बल में कार्यान्वित होते हैं। मतलब स्वतंत्र मांग और पूर्ति बल पे क्या होता है, कार्यान्वित होते हैं। इसका जो मूल्य निर्धारण रहता है, इसका जो मूल्य निर्धारण रहता है वो भी लाभ का उद्देश्य ही रहता है ना। इसलिए मांग और पूर्ति
का जो सापेक्षिक है, मांग और पूर्ति की सापेक्षिक स्थिति, वहाँ पे मूल्य निर्धारण का होगा। लेकिन मेन जो इनका लाभ कमाना है, इसलिए इनके अनुरूप ही क्या होगा, वस्तु का मूल्य निर्धारण होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लाभ कमाने के उद्देश्य से जो मूल्य है वो निर्धारण होता है, कि उन लोग समाज का हित नहीं देखेंगे, किसी वस्तु को उस मूल्य पर बेचेंगे जिससे उनको अच्छा मुनाफा हो सके। उसके बाद है जो उपभोक्ता बाजार का सम्राट होता है। उपभोक्ता बाजार का सम्राट होता है, इसका मतलब पूंजीवादी जो व्यक्ति है वो उत्पादन है वो किसके लिए करेगा, डायरेक्ट उपभोक्ताओं के लिए ही करेगा, उनके डिमांड पे करेगा, ताकि उसका वस्तु का विक्रय हो सके और उसको उचित लाभ हो सके। इसलिए क्या कहा जाता है, उपभोक्ता बाजार का सम्राट होता है। इसकी तीसरी विशेषता क्या है, उपभोक्ता बाजार का सम्राट होता है। चौथी इसकी विशेषता है पूंजी संचय को बढ़ाना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजी को ही बढ़ाना है, लाभ कमाना है, इसलिए इसका चौथा जो विशेषता है पूंजी संचय को बढ़ाना। उसके बाद पांचवी जो इसकी विशेषता है, सरकारी हस्तक्षेप नहीं। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी व्यक्ति है, अपने लाभ के उद्देश्य से अर्थव्यवस्था में उत्पादन का कार्य करता है। इसी कारण इसमें क्या नहीं होता, सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता। सरकारी हस्तक्षेप क्या होता है, नहीं के बराबर होता है। उसके बाद है स्वामित्व एवं प्रबंधन निजी हाथों में। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, इसलिए इसका जो स्वामित्व और प्रबंधन किसके हाथों में होगा, निजी व्यक्तियों के हाथ में होगा। स्वामित्व एवं प्रबंधन किसके हाथ में होता है, निजी व्यक्तियों के हाथ में होता है। और इस अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना होता है। तो यही क्या विशेषता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता। समाजवादी अर्थव्यवस्था की क्या होगी, समाजवादी अर्थव्यवस्था में की पहली विशेषता होगी कि यहाँ पे व्यक्तिगत हित की बजाय जो सामाजिक हित को महत्व देंगे, समाज के हित को महत्व देंगे। दूसरा, वस्तु का क्या हो जाएगा, मूल्य क्या होगा, वो कम होगा। वस्तु का मूल्य हमेशा क्या होगा, कम होगा, जो मांग और पूर्ति की शक्तियों से निर्धारित होगा। और क्या होगा, वस्तु का मूल्य क्या होगा, कम होगा। बाजार में बहुत सारे विक्रेता और बहुत सारे क्रेता होंगे। समाजवादी अर्थव्यवस्था में किसी भी वस्तु के बहुत सारे उत्पादक भी होंगे और बहुत ज़्यादा क्रेता विक्रेता भी होंगे। और इसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था में अपने व्यक्तिगत या निजी हितों को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी और पूंजी संचय को बढ़ावा नहीं देंगे, पूंजी संचय को बढ़ावा नहीं देंगे और सरकारी हस्तक्षेप होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होगा, सरकारी हस्तक्षेप होगा। मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से का अपोजिट जो कह सकते हैं वो क्या होगी, समाजवादी अर्थव्यवस्था होगी। और मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसमें दोनों अर्थव्यवस्था का मिश्रण होगा। मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और सामाजिक अर्थव्यवस्था के कुछ गुण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के और कुछ गुण समाजवादी अर्थव्यवस्था के होंगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। अर्थात इसमें हम जो उत्पादक है वो थोड़ा बहुत लाभ कमाएगा और थोड़ा बहुत किसके हित के बारे में सोचेगा, समाज के हित के बारे में सोचेगा। और इसमें पूंजीपति लोग भी शामिल होंगे और पूंजीपतियों का हस्तक्षेप भी होगा और साथ में सरकारी हस्तक्षेप भी होगा। तो ये जो विशेषता है पूंजीवादी, समाजवादी और हमारे जो मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये इसका जो अच्छी तरीके से मैंने इसको आपको समझा दिया है। और पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था एक दूसरे के पूर्णतः अपोजिट होंगे और मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होगी कि पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्था क्या पाया जाएगा, मिश्रण है वो पाया जाएगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग लेते हैं अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से आपको पहले ही पढ़ा चुका है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत यही है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रारंभ में वस्तु का को
प्राथमिक क्रिया जैसे कृषि है, उत्पादन की जो प्राथमिक क्रियाएँ हैं, है ना? कृषि है, खनन है ना? जिसके अंतर्गत हम डायरेक्ट फसलों का उत्पादन करते हैं, और क्या बोलते हैं, चाहे खनन, उत्खनन का कार्य करते हैं, अ, इसको क्या कहा जाता है? प्राथमिक क्रियाएँ कहते हैं। द्वितीयक क्षेत्र या द्वितीयक क्रियाएँ के अंतर्गत हम लोग किसको शामिल करेंगे? उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, ये सब क्या कहेंगे? द्वितीयक क्रियाएँ कहेंगे। तृतीयक क्रियाएँ के अंतर्गत हम लोग किसको शामिल करेंगे? तृतीयक क्रिया के अंतर्गत जो सेवा कार्य, प्राथमिक और द्वितीय क्रियाएँ हो चुकी है, उसके बाद तृतीयक क्रियाएँ, इन दोनों की हेल्प के लिए जो क्रिया होती है, बैंक, बीमा, परिवहन, भंडारण, विपणन, विज्ञापन, तो ये सबको क्या कहा जाता है? तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। तो इस प्रकार बच्चों, हमने इस यूनिट के जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो वो बच्चे जो अर्थशास्त्र में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और जिनको ये छोटे-छोटे सामान्य प्रश्न भी नहीं आते, इन लोगों को ऐसे ये प्रश्नों को अगर करके जाते हैं तो उनको निश्चित रूप से इसमें से जो 15 नंबर के प्रश्न हैं उसमें 10 नंबर तक के प्रश्न आराम से उन लोग हल कर पाएँगे। और इस प्रश्न के अभी जो कठिन प्रश्न है, जो बच्चे ये छोटी-छोटी चीज़ों को समझते हैं, और नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय और सकल घरेलू उत्पाद, इन सब चीज़ की कठिनाई होती है। तो ये ये वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में वो सारे जो कठिन प्रश्न जो गणना से संबंधित है, सकल जीडीपी और जीएनपी, इन सब की गणना से संबंधित जो प्रश्न है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से आपको समझाऊँगी। ठीक है? तो इसको अच्छे से देखिएगा घर में बैठ के, क्योंकि हम पढ़ते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हम बार-बार हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन सुन के और देख के हमको वो चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है, और एक बार, 2 बार इस वीडियो को अगर आप लोग देख लोगे तो आपके दिमाग में भी बहुत अच्छे से बैठ जाएगा। तो फिर इसको अच्छे से देखिएगा और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिएगा। ठीक है? राष्ट्रीय आय की गणना, इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।